आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अहार प्लांट। अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले वो सारे पार्ट्स देख लेना, बिकॉज आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी C3 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है। अगर किसी में आपको डाउट है तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से उसकी अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन हम पूरा आगे एक पेज पढ़ने वाले हैं। आपको एक वर्ड में समझ नहीं आया था फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन अभी हम समझने वाले हैं। तो पहले आपको मैं बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी हमने C3 और C4 पाथवे देखा था, ठीक है। हमने C4 में देखा था वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है, बिकॉज उनको ज़्यादा वाटर लॉस नहीं कराना होता है, तो उनमें क्या होता है बंडल शीट सेल होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था ये ऐसे पूरे ऐसे सेल वो एकदम इंटैक्ट होते हैं, वो पूरा कवर्ड होते हैं, ठीक है। जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से चाहिए होता है, ठीक है, ये ऑफकोर्स ये शुगर या फूड कैसे बनेगा, तो हमको CO2 को फिक्स करना है। बाहर से अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो ये क्या एक ही बार में ओपन होंगे और काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेंगे, ठीक है, क्लियर। C3 पाथवे में ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो नॉर्मल रीजन में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो वो बार बार ओपन होते क्लोज होते ओपन होते क्लोज होते, ठीक है। वो एक ही साथ CO2 का बैंक नहीं बना के रखते, स्टोरेज नहीं कर रख सकते, ठीक है। C4 अपना CO2 का स्टोरेज कर सकता है, इतना क्लियर है सबको। अब हमने कल एक एंजाइम देखा था, उसका नाम था रुबिस्को। सबको याद है रुबिस्को क्या था, ठीक है, एंजाइम था। उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, ठीक है, वो एंजाइम दोनों को फिक्स करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर था इतना सबको, ठीक है। अब जब जहाँ ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इतना क्लियर सबको। अब हमने देखा कि C3 प्लांट्स में क्या नहीं होता, अपना स्टोरेज बैंक वो CO2 का नहीं बना सकते, तो कभी कभी उनमें क्या होता है CO2 से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो वो क्या कराने लग जाएगा वहाँ पे, ऑक्सीजनेशन। क्लियर है सबको इतना। ऑफ कोर्स CO2 नहीं है तो CO2 का फिक्सेशन नहीं हो रहा, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे थे RUBP शुगर से, हमको साइकिल में रिपीट करके फिर से साइकिल चेंज में हमको RUBP वापस करना है। अब CO2 ऐड कहीं से भी नहीं हो रहा, तो कोई भी हमको ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन नहीं मिल रहा, क्लियर, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये तब की बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब रीड करेंगे तो आपको बेसिक समझ आया क्या होने वाला है, ठीक है। Let us try and understand one more process that create an important difference between C3 and C4 plant, ठीक है। अब हमने देखा था फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में ज़्यादा होता है और C4 प्लांट में कम होता है कंपेयर टू C3, क्लियर। फोटो रेस्पिरेशन, to understand photorespiration we have to know a little bit more about the first step of the Kelvin pathway। क्या था Kelvin pathway का फर्स्ट, याद है हम CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहे थे, अगर आपने नहीं देखा तो देखना वो वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, CO2 फिक्सेशन, सबको याद है फर्स्ट स्टेप, क्लियर। दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP जो 5 कार्बन का है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर का CO2 लेके फिक्स करेगा, ठीक है। सिर्फ क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ये 5 शुगर और 1 एटमॉस्फेयर से लिया तो इसने बनाए 2 PGA, 3 वाले, यानी टोटल 6 कार्बन हो गए। आई होप ये क्लियर हो, हमने कल डिटेल में पढ़ा है इसको, क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, याद आया सबको, क्या था, रुबिस्को। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, क्लियर। अगर इसकी जगह हो गया ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है, इसकी जगह हो गया ऑक्सीजन ज़्यादा, क्लियर, इसकी जगह हो गया ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ये क्या बनवाएगा, एक PGA मॉलिक्यूल तो बनाएगा, ठीक है। कितने कार्बन का होता है वो, 3 कार्बन का। अब और एक ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा जो 2 कार्बन का होगा। क्यों 2 कार्बन का होगा, बिकॉज ये RUBP है, इसमें 5 कार्बन है तो 3 और 2 का ही बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, CO2 नहीं मिल रहा, क्लियर, यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐड नहीं हो रहा, तो 5 के 5 का ही बनेगा, सिर्फ एक PGA 3 कार्बन वाला और दूसरा बनेगा
अभी हम देखने वाले हैं 2 कार्बन वाला। क्लियर? यही होता है फोटो रेस्पिरेशन। अब हमको फिर से पूरी साइकिल घुमा के 5 तो हमको फिर से देने हैं कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है, हमने बोला था 6 साइकिल केल्विन साइकिल की रिपीट होगी तो जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। वो नहीं बनेगा जब फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन एक लॉस स्टेटमेंट है, यानी प्लांट को नुकसान कराता है ऐसा वाला, बिकॉज यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रहा। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, यहाँ पे कोई फूड नहीं बन रहा। क्लियर? ये कहाँ पे होगा? सिर्फ C3 में ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज वो बार बार ओपन और क्लोज होते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। अब C4 प्लांट तो हमने देखा इंटैक्ट है, उसके पास इतनी सारी लेयर्स है, तो C4 एक ही बार में खुल के अपना इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। क्लियर? ऐसा नहीं होता एकदम, पर बहुत कम कंपेयर टू C3। ओके, अब हम आगे रीड करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप याद है सबको, केल्विन पाथवे का सबको याद होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन रहे थे। Rubisco, that is most abundant enzyme in the world, is characterized by the fact that its active site can bind to, हमको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो सकता है और ऑक्सीजन से भी, और उसका नाम उसके अकॉर्डिंग ही पड़ा हुआ है। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? ऑफकोर्स सबको पता है, अगर रुबिस्को की ज़्यादा अफिनिटी, यानी क्या होगा, जब वो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन साइड, बिकॉज रुबिस्को की इक्वल एफिनिटी है, ऑक्सीजन के साथ भी वैसे ही बाइंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे ही बाइंड करेगा। अब जो जहाँ ज़्यादा हुआ वो उसके साइड बाइंड कर देगा। क्लियर सबको इतना? रुबिस्को हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द CO2O2 इज़ नियरली इक्वल। अब ऐसा भी स्टेज आएगा दोनों इक्वल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल है, तब वो जाके बोलेगा नहीं मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना है, ठीक है, जब इक्वल होंगे तब। ओके, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर दिस वेयर नॉट सो। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव होती है, ऑक्सीजन भी फाइट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फाइट कर रहा है। अब रुबिस्को किसको चुनेगा? जो ज़्यादा होगा। क्लियर? It is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which, अभी सबको concentration पे डिपेंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि ऑक्सीजन। आई होप आपको ये फोटो रेस्पिरेशन समझ आ रहा होगा। इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रुबिस्को। अब C3 प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है किसके साथ? रुबिस्को। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो CO2 का फिक्सेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? Hence the RUBP instead of being converted into 2 molecules of PGA। अब RUBP जो केल्विन पाथवे में 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट हो रहा था, बिकॉज बाहर से एक कार्बन उसको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा था, तो 6 कार्बन हो जा रहे थे, तो वो ईजिली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में कन्वर्ट हो जा रहा था। बट यहाँ पे तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर? तो क्या बनाएगा वो? एक 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइसरेट, इसको हम PGA बोलते हैं, और दूसरा बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन वाला है। देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला, बिकॉज यहाँ पे 5 ही कार्बन है, बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा। क्लियर? इस पाथवे को ही सिंपल हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर? समझ गए अभी फोटो रेस्पिरेशन क्या है? अब मैंने जैसा बताया, इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर कैसे बनेगी? शुगर तो कार्बन से बनेगी, कार्बन यहाँ पे है ही नहीं। ये 5 कार्बन का RUBP फिर से साइकिल में रिपीट होकर वहीं पे ही चला जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्लियर? और यहाँ पे तो ATP सिंथेसिस भी नहीं हो रहा, rather it result in release of carbon dioxide with the utilization of the ATP। यहाँ पे खर्च हो जा रहे हैं हमारे ATP। Clear? The photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP और NADPH। यहाँ पे कोई NADPH और ATP का सिंथेसिस भी नहीं हो रहा, इसीलिए अभी तक हमको इसका बायोलॉजिकल फंक्शन भी नहीं पता। The biological function of photorespiration is not known yet। Clear? इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। मैंने क्या बोला? C4 में नहीं होता। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इनके पास कौन सी मैकेनिज्म है जो CO2 को बढ़ाए रखती है अपने अंदर? उनके पास स्टोरेज बैंक है, ऐसा समझ लो CO2 का। क्लियर?
This take place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath shell to release CO2. This results in increase the intracellular concentration of CO2. ये हमने देख लिया था C4 पाथवे में, क्लियर। तो वो कॉन्टीन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपने अंदर मेंटेन रखती है, यानी ज़्यादा रखती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्लियर। In turn, this ensured that the Rubisco function as carboxylase minimize the oxygenase activity. अगर वहाँ पे continuously कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन को वो एंजाइम से बाइंड नहीं होने देगा, क्लियर। Now that you know that the C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields better in these plants. अब देखेंगे वो ट्रॉपिकल रीजन में भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रख रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इन एडिशन दिस प्लांट शोज टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर। ऑफकोर्स वो हायर टेम्परेचर पे भी टॉलरेंस दिखा सकते हैं, बहुत गर्म और बहुत ठंडे में भी वो अपना प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। क्लियर है सबको इतना? अब ये पूरा टेबल है जो आपको डिफरेंस समझा देगा, हमने पूरे चैप्टर में जो जो पढ़े, तो ये आप खुद रीड कर सकते हो, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं आते नीट में से फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बट हम तो भी फास्ट क्विकली हम एक बार देख लेते हैं, क्या पता है एक दो आ सकता है कभी, ठीक है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। एक बार फैक्टर्स जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। The rate of photosynthesis is very important in determining the yield plants including crop. अब देखो हमको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है जानना, कि जब प्रोडक्टिविटी इनकी कब ज़्यादा बढ़ सकती है हमको पता होना चाहिए, ये फैक्टर से ये बढ़ेगा, क्लियर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इज द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उनके पास अपने इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और जो बाहर एनवायरनमेंट से अफेक्ट करते हैं वैसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम डिटेल में देखने वाले भी कौन से फैक्टर्स हैं। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड, अब प्लांट के खुद के फैक्टर्स कौन से हैं जो इंटरनल है? नंबर, ठीक है, ऑफकोर्स नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंगे। साइज, अब छोटी छोटी लीव्स में कम होगा, बड़ी बड़ी में ज़्यादा होगा। एज, अब जो बूढ़ी ओल्ड लीव्स होगी उसमें कम होगा, यंग में ज़्यादा होगा, क्लियर सबको। एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, लीव्स अरेंज कैसी की हुई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे सनलाइट बराबर आ रही है वैसे अरेंज है, क्लियर। मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा, ठीक है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑफकोर्स अभी हमने देखा था C4 पाथवे में, तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्लियर। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज़्यादा, अब घुमा फिरा के वही बात हो रही है, हमको क्लोरोफिल ज़्यादा चाहिए कि बड़ी साइज होगी तो क्लोरोफिल ये सब ज़्यादा मिलेगा, क्लियर है सबको इतना। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑफकोर्स जेनेटिक यानी कोई प्लांट ही ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी ऐसे ही जाएंगे, ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी होगी उनमें, ठीक है। और कोई डिपेंड होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर भी उस पर डिपेंड नहीं है। द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर, ये याद रखना, डिटेल में पढ़ना है। As plant photosynthesize, all these factors will simultaneously affect a rate. अब ऐसा नहीं है कि पहले ये इफेक्ट करेगा वो इफेक्ट करेगा, नहीं, सारे साथ में अफेक्ट करेंगे प्लांट फोटोसिंथेसिस के रेट को, क्लियर। Hence, the several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually, one factor is major cause or is the limits the rate. अब देखो कोई अब हम समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान रखना है, कौन सा? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या होता है जो अभी हम लिमिट पढ़ रहे हैं वो क्या है? अब देखो जैसे एक पेन बना रहे हैं हम, ठीक है, ये हमने पेन की बॉडी बनाई, ठीक है, ये पेन का ढक्कन बनाया और ये पेन की रिफिल बना दी, ठीक है, ये रिफिल है, क्लियर। अभी हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 15 है, तो टोटल पेन
कितनी बनेगी आप बताओ। कि हमारे पास 5 बॉडी है, 10 ढक्कन है और 15 रिफिल है, तो कितनी बनेगी? ऑफकोर्स कितनी बनेगी? 5, बिकॉज हमारे पास बॉडी तो 5 ही है। तो ये क्या हो गई? लिमिटिंग फैक्टर हो गई। ठीक है, ये डिपेंड किस पे है? अभी पेन बननी किस पे डिपेंड करेगी? ये पूरी बॉडी पे डिपेंड करेगी। क्लियर? कि कितनी बॉडी है उतनी पेन बनेगी। अब ये हो जाती है 7, ठीक है, बॉडी हो जाती है 7, तो कितनी बनेगी टोटल पेन्स? ऑफकोर्स 7 बनेगी। क्लियर? तो किस पे डिपेंड होगी? ये बॉडी पे। ऐसे ही होता है फैक्टर्स, जो फैक्टर्स कम होते हैं ना उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। क्लियर सब कुछ? व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी केमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम इन इफेक्ट। समझ गए क्या है ब्लैकमैन्स लॉ? अभी इसका पढ़ते, एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, ये पूछ भी सकते हैं कभी कभी ये कौन सा लॉ है। ठीक है, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। अब कोई भी केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, वो एक फैक्टर से ज़्यादा, हमने देखा लाइट, टेम्परेचर, का सब अफेक्ट कर रहे हैं, then its rate will be determined by the factor which is near it to its minimum value। यानी सबसे जो कम होगा ना, सब कुछ उस पर डिपेंड होगा। क्लियर है सबको इतना? अभी हमने पेन वाला एग्जांपल देखा उस पर। इट इज़ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस। वही फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस। ऑफकोर्स हमने देखा था पेन में, पेन की बॉडी ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा बन पाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ। अब देखो ग्रीन लीफ है प्लांट में, ठीक है, लाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। क्लियर? अब फर्स्ट हम पढ़ने वाले डिटेल में लाइट। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी। अब देखो लाइट क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी लाइट से फोटोसिंथेसिस होगा। अब हम यूवी रेडिएशन वाली लाइट देंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा। लाइट इंटेंसिटी भी बराबर होनी चाहिए। जैसे लॉन्ग एक्सपोजर वाले भी प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट एक्सपोजर वाले भी प्लांट्स होते हैं। किसी को ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए, किसी को कम चाहिए। अब इंटेंसिटी किसी को हाई चाहिए, किसी को लो चाहिए। क्लियर? उस पर भी डिपेंड है। वाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। अब देखो ये एक ग्राफ है। क्लियर? अब हमने देखा जैसे ही लाइट इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है। बट एक लिमिट के बाद लाइट बढ़ती जा रही है, बट फोटोसिंथेसिस उतना ही रह रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, इतना ही रह रहा है। एज हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज द अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। बिकॉज सिर्फ लाइट से नहीं बढ़ेगा, बाकी सारे फैक्टर्स है उन्होंने लिमिट कर दिया। क्लियर? सिर्फ लाइट ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? What is interesting to note is that the light saturation occur at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is very limiting factor in nature. अब light कभी limiting factor नहीं बन सकती। ठीक है? Increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll. अब ज़्यादा लाइट भी अच्छी नहीं है, बहुत लाइट भी होगी तो क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैंने तो भी एक बार इसको जाने नहीं दिया, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। अब ये दूसरा फैक्टर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? बिकॉज वॉट? एटमोसफियर में बहुत कम है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन द एटमोसफियर। क्लियर? कितना है? सिर्फ 0.03 to 0.04 तक है। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05 कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। ठीक है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही फिक्सेशन रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, पर एटमॉस्फेयर में वो बहुत लिमिटिंग है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर सबको इतना? द C3 and C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 concentration.
अब C4 और C3 हम देखेंगे डिफरेंट रिएक्ट करेंगे, ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन में। अब देखेंगे पहले क्या होगा। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 and C4 plants show the increase in the rates of the photosynthesis। अब लो लाइट में दोनों में से कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब हाईलाइट होगी तब दोनों C3 और C4 दोनों क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर लेंगे। क्लियर। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट इज दैट द C4 प्लांट शो सैचुरेशन। C4 प्लांट सैचुरेशन कब होता है, यानी इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा तो 360 पे, और C3 कब होगा 450 पे। क्लियर। दोनों का रेंज याद रखना है, पर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आप याद रखना। Thus, current availability of CO2 is levels in limiting। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis lead to higher productivity has been used for some ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एस। अब देखो ग्रीन हाउस में हमको पता है कि हम CO2 को बढ़ा सब, ऑफकोर्स ग्रीन हाउस में क्या होता है, हम अपने हिसाब से CO2 को बढ़ा सकते, कम कर सकते। क्लियर। तो वहाँ पे हमने, आप ट्राई भी कर सकते हो टोमेटोस और बेल पेपर ग्रो करके क्रॉप्स को। क्लियर। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच एटमोसफियर। ऑफकोर्स C3 प्लांट क्या करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 में ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। द डार्क रिएक्शन बीन एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। अब हमने देखा था लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। ओके। तो लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव और कंट्रोल में बहुत फर्क है, याद रखना, ठीक है। The C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis। C4 प्लांट क्या होता है, हायर, ऑफकोर्स हमने देखा था C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी हायर टेम्परेचर्स में भी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू C3 प्लांट्स। हमने देखा था वो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। क्लियर। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat। अब टेम्परेचर, अब किसमें किसको अच्छी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो किस पे डिपेंड है, हैबिटेट पे भी डिपेंड है। बिकॉज कोई प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो कर पाते हैं। क्लियर। वो उनकी हैबिटेट पे भी डिपेंड हो सकता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये तो देख लिया हमने, यानी C4 प्लांट ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे हायर टेम्परेचर्स में। क्लियर। अब लास्ट हम देख लेते हैं वाटर। इवन द वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ मेजर एज फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर नहीं काम करेगा, ठीक है, उसके बहुत सारे इनडायरेक्टली इफेक्ट्स भी है प्लांट्स हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। हमने देख लिया चलो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में तो हो रहा है, बट वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। अब देखो किसी में ऐसा होता है कि हाँ वाटर स्ट्रेस से क्या, अब देखो पानी बराबर ज़्यादा होगा प्लांट में तो लीव्स कैसी रहेंगी, मतलब टर्जेंट, मतलब ऐसे खिली रहेंगी, ठीक है। अगर नहीं है पानी तो कैसे हो जाएगी, विल्ट हो जाएंगे, यानी मुरझा जाएंगे। ऑफकोर्स मुरझा जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लीफ मुरझा जाएगी तो छोटी होगी सरफेस एरिया कम, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो ऐसे वाटर भी डिपेंड है। क्लियर। एक मेजर फैक्टर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वाटर स्प्लिटिंग ये सब हो रहा है तो इसलिए नहीं, हमने देखा था लीव्स पे भी, इन सब पे भी बहुत इफेक्ट करती है। क्लियर। तो आज हम चैप्टर यहीं पर आते हैं, फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट में देखेंगे हम अब न्यू चैप्टर। आपको कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उसमें देख सकती हूँ, बट अभी मैं चाहती हूँ कि ये पूरा 11th फिनिश कर दूँ। हमें थोड़े दिनों में 2 वीक्स में मैं अराउंड 11th स्टैंडर्ड फिनिश कर दूँगी, देन मैं 12th पे जाऊँगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।